नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर के 12 तक। बहुत ही शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इसको देख सकते हैं। आज बहुत ही खास टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश या मौर्य साम्राज्य, प्यारे मित्रों, ये प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। पुराने भारत की बात की जाए तो शक्तिशाली राजवंश आपका मौर्य साम्राज्य था। राजवंश राजवंश किसको कहते हैं? राजवंश एक ही परिवार से आने वाले शासकों का वंश या कुल राजवंश कहलाता है। और राजवंश जो शब्द है, राजवंश, इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर जो सामंती थे, सामंती या राजशाही व्यवस्था के संदर्भ में किया जाता था। और यह कभी कभी जो राजवंश शब्द है गण राज्यों में भी दिखाई देता था। मौर्य साम्राज्य की बात की जाए तो शक्तिशाली एक प्राचीन भारतीय राजवंश, और इसने भारत में लगभग 137 वर्ष तक राज किया था। क्या किया था? 137 वर्ष तक राज किया था भारत में मौर्य राजवंश ने। और इसकी जो स्थापना है उसका श्रेय दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। और उसके एक मंत्री भी थे जिनका नाम था चाणक्य। जिनका नाम क्या था? चाणक्य। उनको भी इसका श्रेय दिया जाता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना का। यह साम्राज्य, पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में मगध राज्य में लास्ट टाइम में आपको बताया था कि जो 16 महाजनपद हैं उनमें से आपका एक मगध भी महाजनपद था। और सबसे बड़ा महाजनपद उनको कहा गया जो बड़े राज्य थे भारत में। और इनको प्रमुखतया 16 भागों में बांटा गया, जिनमें से मगध आपका एक बड़ा राज्य हुआ करता था। साथ साथ में पूर्व भाग में तो ये साम्राज्य था मगध राज्य में, और ये गंगा नदी के जो मैदान थे वहां से शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य। और इसकी जो राजधानी थी वो थी मित्रों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसकी? मगध की, पाटलिपुत्र। और आज का जो पटना शहर है उसके आसपास का क्षेत्र है वो आता है इसके अंतर्गत। तो ये तो सामान्य सी जानकारी। अब देखिए मौर्य साम्राज्य में क्या दिया हुआ है। बृहद स्तर पर यानी बड़े स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कौन सा? मौर्य साम्राज्य। चाणक्य का एक अन्य नाम भी था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था चाणक्य, उसका एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। सिंडो कोट्स नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने किस नाम से? सेंड्रो कोट्स नाम से। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखदत्त जो ग्रंथ है उसमें हुआ है। विशिष्ट रूप से वर्णन कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित एक पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान, यह आपका पाटलिपुत्र में है। बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी, आराम से प्रत्येक बात को आप देखेंगे। मेकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी से निर्मित था। जो चंद्रगुप्त का महल है पाटलिपुत्र में स्थित था ये, और ये लकड़ी से निर्मित है, बना हुआ था। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने।
ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं मित्रों, इनको आप नोट्स के रूप में देख सकते हैं। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटीयोकस से 3 वस्तुओं, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक सोफिस्ट की मांग की थी। किसने? बिंदुसार ने। मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया का शासक था एंटियोकस, और इनसे 3 वस्तुओं की मांग की गई, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक सोफिस्ट की। दार्शनिक को छोड़ करके अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा था, लेकिन दार्शनिक की जो मांग थी उसको नहीं माना गया। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए? तो ये पाटलिपुत्र के, ये एक स्थल का नाम है कुम्हरार। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? सम्राट अशोक ने। सेंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जस्टिन ने किया था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे एक सारणी दे रखी है जिसमें मौर्यकालीन जो तीर्थ हैं यानी अधिकारी, उनका जिक्र है। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे और अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या थी 18। कितनी? 18। जो उच्च स्तर के अधिकारी होते थे उन्हीं को तीर्थ कहा गया था उस समय मौर्य काल में, और इनकी संख्या 18 थी। उनको देख लेते हैं। ये तीर्थों के या उच्च स्तर के अधिकारियों के नाम हैं और उनको कौन कौन सा विभाग सौंपा गया, उनके कार्य क्या थे, ये डिटेल इसमें दे रखी है। मंत्री या पुरोहित जिसको कहा गया, उनका कार्य था प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी, ये विभाग थे इनके। युवराज, इनका राजा के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनको युवराज बोला गया। राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कोषाध्यक्ष स्नीदाता। राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री यानी कर संग्राहक, कर को एकत्रित करने वाला, इकट्ठा करने वाला, संग्रहण करने वाला समाहर्ता। मंत्री परिषद का अध्यक्ष, मंत्री परिषदाध्यक्ष। तो ये तो जो मंत्री परिषद का अध्यक्ष है, नाम जैसा दे रखा है उसी प्रकार से इसका नाम है। छठा है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर, इसको कहा गया प्रदेष्टा। क्या कहा गया? प्रदेष्टा तीर्थ। टोटल 18 हैं ये, इनको आपको देखना होगा अच्छे से। दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश, उसको कहा गया व्यवहारिक। सेना का संचालक या नगर रक्षा का अध्यक्ष, उनको बोला गया नायक। सेनाध्यक्ष या सर्वोच्च सैन्य कमांडर को सेनापति कहा गया। सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी, उसको बोला गया अंतर्वसिक, जो भी नाम दे रखा है। उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष कर्मांतिक को बोला गया। राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय जो दस्तावेज हैं उनको सुरक्षित रखने वाला प्रशासता, क्या बोला गया? प्रशासता। राजकीय आज्ञा, अनेक प्रकार के कार्य हैं, उनको लिपिबद्ध यानी लिखने का जो काम किया गया उनको बोला गया प्रशासता। एक थे दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी आपका दंडपाल। देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक है। देश के भीतरी दुर्ग, उनकी व्यवस्था करने, उनकी देखरेख करने का जो काम था वो था दुर्ग पालका। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतःपाल को कहा गया। वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आटविक को, किसको? आटविक को। और राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी दोवारिक कहलाया। क्या कहलाया? दोवारिक। नगर का
सर्वोच्च अधिकारी नागरिक था। तो इनको 2-4 बार आप पढ़ना, लिखने का प्रयास करना, उसके बाद में ये आपके ध्यान में रहेंगे। पुराने नाम हैं। आगे इसमें दे रखा है मित्रों, मौर्यकालीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था? मापतोल का। क्या कार्य था? मापतोल का। किसका? मौर्यकालीन अधिकारी पोतवा अध्यक्ष का। इसके अलावा देखिए, गुर्जरा, मास्की, नेटूर एवं उडगोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। बाकी इसमें एक पार्ट और बनेगा अपना मौर्य साम्राज्य में, तो उसमें देखेंगे आगे का मैटर। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन इसको साथ साथ में आप याद भी करते चलें, जिससे किसी प्रकार का जब भी आप पुनः देखते हैं तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि ये चीज़ हमने यहाँ से पढ़ी थी। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।